आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर और आप देख रहे हैं मानो टीवी। कहते हैं ना दोस्तों, जवानी कभी वापस नहीं आती, लेकिन क्या हो जाए अगर आपके घने बाल वापस आ जाए। जी हाँ, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जहां साइंस ने ख्वाबों को हकीकत में बदला है। गंजापन जो कभी आत्मविश्वास का दुश्मन समझा जाता था, अब सिर्फ एक पुरानी बात बनता जा रहा है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन यानी बालों का जादुई सफर। कैसे कुछ घंटों में जिंदगी बदल जाती है, शख्सियत निखर जाती है और चेहरे पर लौट आती है वही पुरानी चमक। तो चलिए आज इस दिलचस्प कहानी में जानते हैं कि कैसे मुमकिन हुई है बालों की ये वापसी, नया अंदाज और नई पहचान। देखिए हैदराबाद से खास नुमाइंदे उमर फारूक की यह खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान में बालों का झड़ना एक आम मगर संजीदा मसला बनता जा रहा है, जिससे हर साल लाखों अफराद मुतासर होते हैं। सेहत से मुतालिक रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक करती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बालों के गिरने का खदशा भी बढ़ जाता है। एदाद शुमार के मुताबिक 30 बरस की उम्र के बाद तकरीबन 40% मर्द और 25% ख़वातीन बाल झड़ने की परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। ये मसला सिर्फ आम आवाम तक महदूद नहीं, बल्कि फ़िल्मी दुनिया के चमकते दमकते चेहरे भी इससे महफूज नहीं। बॉलीवुड ने वक्तन फ़वक्तन इस नाजुक मौजू को पर्दे सीमी पर उजागर करने की कोशिश की है। सन 2017 में रिलीज़ होने वाली आयुष्मान खुराना की फ़िल्म बाला ने न सिर्फ नाज़रीन को हंसाने का काम किया, बल्कि गंजापन से जुड़ी समाजी सोच और शर्मिंदगी के एहसास पर गहरी चोट भी की। इस तरह फिल्म उजड़ा चमन में अदाकार सनी सिंह ने एक ऐसे नौजवान का किरदार अदा किया जो अपने झड़ते बालों की वजह से ज़हनी दबाव, अदम तहफ़्फ़ुज़ और एहसास कमतरी का शिकार होता है। अगरचे ये फिल्में तंज़ो मज़ाह के रंग में रंगी हुई हैं, लेकिन इनके पसे मंज़र में एक तलख़ हकीकत भी छुपी हुई है कि बालों का झड़ना महज एक ज़ाहिरी तब्दीली नहीं, बल्कि ये इंसान के एतमाद, शनाख्त और ज़हनी सेहत पर भी गहरा असर डाल सकता है। आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में जहाँ शख्सियत और ज़ाहिरी तासुरात को बहुत अहमियत दी जाती है, वहाँ बालों का कम हो जाना या झड़ जाना कई अफराद के लिए एक जज्बाती कशमकश बनकर उभरता है। लेकिन अब जदीद साइंस और मेडिकल की रिसर्च ने हमें एक नई उम्मीद बख्शी है। जहां कभी गंजापन को किस्मत का फ़ैसला समझकर कबूल कर लिया जाता था, वहीं आज हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा सादा, महफूज और मुअस्सर हल बनकर सामने आया है जो न सिर्फ ज़ाहिरी तब्दीली लाता है, बल्कि खोए हुए एतमाद को भी वापस लौटाता है। आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे हैदराबाद के माहिरीन और मुमताज़ डर्माटोलॉजिस्ट से, जो आपको न सिर्फ इस अमल की बारीकियों से रोशनास कराएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के मुख्तलिफ़ तरीक़े क्या हैं, जैसे कि FUE और FUT, उनका तरीक़ाकार, मुमकिन अखराजात, दर्द का दर्जा, इलाज के बाद की देखभाल और उन सब पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे जो आपके इस सफ़र को एक बाशऊर और मुस्बत तजुर्बा बना सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक सर्जिकल प्रोसीजर है आपका हेयर ग्रो करने के लिए। हेयर ग्रो करने के लिए कई मेथड्स है। एक हो सकता है आपका मेडिसिन है फर्स्ट, उसके बाद PRP है, नेक्स्ट है हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है जहाँ पे आपके थिक एरिया से, जैसा डोनर एरिया पीछे का हो गया, वहाँ से निकाल के आपका थिनिंग एरिया में लगाते हैं। मोस्टली ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जिसमें मेल पैटर्न बाल्डनेस जो बोलते हैं ना, उसके लिए किया जाता है। और आइडियल एज ग्रुप है 25 ईयर्स से लेके 65 ईयर्स तक। और पेशेंट को मरीज़ को शुगर, BP, थायराइड ये प्रॉब्लम्स नहीं रहे तो रिज़ल्ट अच्छा आता है। 2 मेन टेक्निक्स है इसमें, एक है FUT और एक है FUE। FUT में एक स्ट्रिप निकाला जाता है डोनर एरिया से, मोस्टली ऑक्सीपिटल एरिया जो हेड का पीछे का होता है। इसमें एक स्ट्रिप निकालकर स्टीरियो माइक्रोस्कोप में रखकर उसको हम डिसेक्ट करते हैं। एक फॉलिकल मतलब एक ग्रुप ऑफ हेयर, जिसमें से एक फॉलिकल में से किसी को 3-4 बाल निकलते हैं, वो फॉलिकल को सेपरेट करके हम लगाते हैं। तो इसमें क्या है, जब हील होता है पीछे स्कार फॉर्म होने के चांसेस है ऑक्सीपिटल एरिया में। देन थोड़ा सा इसका एडवांस्ड वर्जन है कि हम छोटे पंचेस के द्वारा
हम उसको बाल निकालते हैं, वो फॉलिकल्स निकाल के हम लगाते हैं। अब FUE में थोड़े से रिफाइनमेंट्स आए हुए हैं। अब FUE में आप थोड़ा सा एडवांस बोल सकते हैं, DHI हो गया है। अगर से हम लोग थोड़ा सा स्पेशल पंच यूज़ करें या स्पेशल ब्लेड यूज़ करें तो उसके कुछ अलग नाम हैं। अगर से कुछ हम लोग उसके अंदर PRP ऐड करेंगे तो उसको बायो FUE बोलते हैं। लेकिन टेक्निक्स मेन 2 टाइप है, FUT एंड FUE। अब रोबोट्स भी आ गए, उसको हम रोबोटिक बोलते हैं, बट वो भी करने का टेक्निक FUE ही है। देखिए, हेयर लॉस जो है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद आपका बॉडी के अंदर का जीन्स चेंज नहीं होता है, तो हेयर लॉस क्यों होता है उसका हम मैकेनिज्म जानना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन DHT, ये हम ट्रांसप्लांट करने के बाद भी ये आपके बॉडी में रहता है। जो सेंसिटिव हेयर है उसको वो अटैक करते ही रहता है। जो हम बाल लगाते हैं वो बाल यूजुअली नहीं जाते। अब आप किसी को देखेंगे जो एल्डरली पर्सन कितना भी बाल्ड हो गए लेकिन ये पीछे का स्ट्रिप नहीं जाता है ना, तो हम वो एरिया से ही बाल निकालते हैं, तो यूजुअली वो बाल नहीं जाएंगे। अब आप बोल सकते 20 ईयर्स 30 ईयर्स तक भी नहीं जाएंगे, लेकिन आपके जब एग्जिस्टिंग हेयर चले जाएंगे हो सकता आपका रिजल्ट थोड़ा सा थिन लगेगा, बट ओवरऑल हेयर ट्रांसप्लांटेशन अच्छी जगह आप करवाएंगे, रिजल्ट अच्छा ही रहता है। देखिए, ट्रांसप्लांट के बाद आपको इमीडिएटली हेयर ग्रोथ थोड़ा सा स्टार्ट होता है। आपको इनिशियली 2 वीक्स टू 3 वीक्स ऐसा लगता है कि आपका बाल ग्रो होना स्टार्ट हो गया है। देन उसके बाद शेडिंग फेज स्टार्ट होता है, यूजुअली 3 वीक्स के बाद। 3 वीक से लेकर 3 मंथ्स तक शेडिंग फेज रह सकता है। ये शेडिंग फेज मोर देन 80% ऑफ द क्लाइंट्स में हम देखते हैं। 3 मंथ्स के बाद ही आपका रिजल्ट स्टार्ट होता है आना। तो 3 मंथ्स के बाद आपको थोड़ा सा दिखेगा, 4, 5, 6 मंथ्स में आपको एक मॉडरेट रिजल्ट आएगा। कंप्लीट रिजल्ट आने के लिए 9 मंथ्स तक लगेंगे आपको। हेयर ट्रांसप्लांट जो भी होता है, अभी जो भी 2 मेथड्स होते थे, पहले FUT होते थे, अब जो भी है FUE है, दैट मींस फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। पेन तो अगर छोटा इंजेक्शन देने पे भी पेन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, पूरा एनेस्थीसिया लगाते हैं। एनेस्थीसिया लगाने के बाद जो भी हेयर से वो निकालते हैं और रेसिपिएंट साइड्स में डालते हैं। सो द पेन विल बी ओनली ड्यूरिंग द प्रोसीजर। जब तक प्रोसीजर करेंगे तब तक ही पेन होगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पेन वैनिश हो जाएगा, आई मीन कम होता रहेगा। तो इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर एंड बिकॉज इट्स एन एनेस्थीसिया, जो भी पेन है वो थोड़ा कम हो जाएगा आफ्टर द प्रोसीजर। सो ओनली ड्यूरिंग द प्रोसीजर टाइम इट विल बी पेन। हमारे 2 क्लासिफिकेशंस होते हैं, मेल के लिए डिफरेंट क्लासिफिकेशन, फीमेल के लिए डिफरेंट क्लासिफिकेशन। सो रुडफुट क्लासिफिकेशन होते हैं फीमेल्स के लिए 1, 2, 3। सो फर्स्ट ग्रेड में जो भी फीमेल्स होते हैं उसको नॉर्मल मेडिकेशन या टॉपिकल ट्रीटमेंट्स देते हैं, लेकिन रुडफुट ग्रेड 2 तक जब भी आएंगे तो उसको टॉपिकल मेडिकेशन के साथ ट्रांसप्लांट करना है, क्योंकि इसको हेयर ग्रोथ नहीं आएगा बिना ट्रांसप्लांट। तो ये FUE जो मैंने बोला है वो फीमेल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। फीमेल्स और मेल के कंपैरिजन में कौन ज्यादा हेयर ट्रांसप्लांट कराता है, मेल या फीमेल? Of course, meals. First of all, hair transplant is a very safe procedure. It's an office procedure बोलते हैं, माने एक दिन आपको लीव रखना पड़ेगा, मॉर्निंग से आफ्टरनून तक प्रोसीजर करेंगे। तो कॉम्प्लिकेशंस में just simple bleeding हो सकता है या पेन, इन few people who are sensitive to pain या सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकती है, कि वो सब नहीं होने के लिए हम प्रिकॉशंस लेते हैं। तो इट्स नॉट अ वेरी लाइक छोटा सा चोट जैसा होता है। कॉम्प्लिकेशंस कैसे होता है यहाँ, तो नॉट मेनी कॉम्प्लिकेशंस कैन बी, पेशेंट कैन वॉक एंड गो ऑफ। जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं वो फॉलो करेंगे तो इट्स नॉट इनिशियली जब भी, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट जो भी हम इम्प्लांट करते हैं वो ग्राफ्ट रहना है, तो रहने के लिए आपको 2 to 4 days लगेगा वो ग्राफ्ट के लिए। तो वेरी सॉफ्ट ही हैंडल करना पड़ेगा जस्ट फॉर द फर्स्ट 1 week। मैंने आपको नॉर्मल सर्जिकल कैप होता है ना वो लगाना है 1 to 2 weeks तक। उसके बाद जो भी यूज कर सकते हैं यूज कर, लेकिन फर्स्ट 1 month थोड़ा केयरफुल करना, थोड़ा हेवी प्रेशर, स्ट्रेनलेस एक्सरसाइज सब नहीं। आफ्टर दैट बिकॉज इट इज योर ओरिजिनल हेयर, यू कैन यूज हेलमेट्स और व्हाटएवर हेयर बैंड्स, बट नॉट इनिशियल 15 days, क्योंकि वो बहुत नाजुक फेज होता है। सो व्हाट वी रेकमेंड इज आफ्टर 1 or 2 months इट स्टार्ट यूज रिक्वायर्ड। जो भी पहले आप करते थे नहीं करते कर सकते हैं। As such, after hair transplant, we'll have more of confidence. This is a very good question. Hair transplant जो है वो stages के ऊपर डिपेंड करता है।
जैसे हमने फीमेल के लिए ग्रेड 2 को ट्रांसप्लांट करते हैं, ऐसा मेल के लिए ग्रेड 2+ से स्टार्ट करते हैं। सो क्योंकि सपोजिंग आधी जगह को इवन यंगर पीपल टीनेजर्स 18 to 20 भी ग्रेड 3 तक पहुंच गए, तो डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड वी डू टेट्रास, नॉट द एज। सी मोस्ट ऑफ द कितने ग्राफ्स निकलते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। अगर अच्छा ग्राफ्स निकलते हैं बिटवीन 9 to 12 months हेयर आ जाएगा जो भी है। तो नेगेटिवली डिपेंड्स व्हेन द सर्जिकल प्रोसीजर इज नॉट। अभी क्या कर रहे हैं छोटे मोटे लोगों विदाउट क्वालिफिकेशंस दे आर डूइंग हेयर ट्रांसप्लांट जस्ट टू गेट मनी। तो उसके पास जाएंगे तो टेक्निक अच्छा नहीं होगा, ग्राफ्स अच्छा नहीं मिलेगा, टीम अच्छा नहीं होगा, उसके हिसाब से हेयर ग्रोथ नहीं अच्छा नहीं होगा। अदरवाइज इट्स अगर अच्छे सर्जन स्पेशली प्रूवन डिग्री के साथ जो भी सर्जरी करेंगे, गुड डिग्रीज इन and good experience, it's not a big problem. You have to have more care, but it will take time. Few जनों को 9 months लगेगा, few people will take around 1 year to get back the hair that have been implanted. बाल हमारी शख्सियत का एक अहम हिस्सा है। जैसे दरख्त की शाखों पर पत्तों की हरियाली, ये न सिर्फ हमारी खूबसूरती को बढ़ाते हैं बल्कि हमारी खुद एतमादी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी मज़ीद गहरा करते हैं। बाल फितरत का वो तोहफ़ा जो हमारी पहचान दिलाते हैं। अगर ये झड़ने लगे, अगर ये गिरने लगे तो सिर्फ सर ही नहीं बल्कि खुद एतमादी के पहाड़ भी लरसने लगते हैं। क्या आपने सोचा है अगर आपके बाल गिरने लगे, अगर ये दरख्त बंजर होने लगे या आप गंजेपन का शिकार होने लगे, तो आपके लिए उम्मीद का किरण अब भी मौजूद है। आप कोई अच्छे डॉक्टर से हेयर ट्रांसप्लांट के ज़रिए अपने बाल घने और खूबसूरत ला सकते हैं। इसलिए देर किस बात की, हर मुश्किल का हल मुमकिन है और हर गंजेपन के पीछे एक खूबसूरत चेहरा छुप सकता है। इसलिए किसी डॉक्टर से राब्ता करें और अपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं और अपनी खुद एतमादी को बहाल करिए।